हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम अपने 8th क्लास के सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में अपना थर्ड टॉपिक जो क्या है 2.3 सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या संबंध है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है बेटा वो कंप्लीट करेंगे। हमने वैक्सीन तक कंप्लीट कर लिया था और वैक्सीन टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा आप ना वीडियोस को कंप्लीट देखा करो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। आधी आधी देखोगे तो तुम्हें आधा टॉपिक समझ आएगा, आधा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ तुम सारा टॉपिक अच्छे से समझोगे। तो चलो बेटा, जब वैक्सीन को पढ़ते हैं हम। जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। देखो एक बार बेटा, ये पहेली ऊपर क्या पूछ रही, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो बेटा क्यों लगाया जाता है हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो बेटा वो तो हमारे शरीर के अंदर अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं। क्या? प्रतिरक्षी, जो क्या मदद करते हैं, हमारी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। कौन से रोगों से? जो सूक्ष्मजीवों से पैदा होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, तो शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। और अगर बेटा हम किसी एक रोग से एक बार ग्रसित हो गए तो उसको ठीक करने के लिए हम जो दवाइयाँ खाते हैं वो क्या करती है, हमारी मदद करती हैं उस रोग से ठीक होने में, स्वस्थ होने में। तो बेटा अगर वो रोग हमें फिर से हो जाता है तो उससे लड़ने की क्षमता क्या है, हमारा शरीर अपने आप उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। तो बेटा अब ये क्या कहना चाह रहा है, वैक्सीन के बारे में बता रहा है कि जैसे छोटे होते थे तुम, जब 5 ईयर्स तक के होंगे तो बेटा तुम पोलियो ड्रॉप्स लेने जाते होंगे, मम्मियाँ तुम्हें लेके जाती होंगी, या फिर कुछ बच्चों ने घर पर भी ली होगी पोलियो ड्रॉप्स। ठीक है, तो वो क्यों दिलाई जाती है बेटा, वो क्या है, वो भी क्या एक तरह की पोलियो वैक्सीन है। उसमें क्या होता है बेटा, वैक्सीन में पोलियो से बेटा क्या होता है, एक वायरस की वजह से होता है पोलियो रोग। उससे क्या होता था बेटा, जो हमारे ये होते हैं लिम्स होते हैं, टांगे हैं, ये सब क्या हो जाती है बेटा, इनमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो उस रोग को दूर करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए क्या किया जाता है, उस वैक्सीन में वही मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर डाले जाते हैं, उन 2-3 ड्रॉप्स के अंदर। जिससे क्या होता है बेटा, हमारे शरीर को उन सूक्ष्मजीवों के बारे में पता चल जाता है। तो जैसे अगर ये रोग हमें क्या करता है, अटैक करता है, तो हमारे शरीर को इन सूक्ष्मजीवों के बारे में पता होता है, तो वो क्या करता है, तब तक अपने हमारे अंदर वो प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेता उस रोग से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वैक्सीन। जैसे अब बेटा कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी सभी पूरी दुनिया में जो वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो क्या करने लग रहे हैं बेटा, वो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है वो 1 साल में हो या कब तक जाके हो, ये तो पता नहीं, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं बेटा, वो वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या करेगी हमारे आगे, एक बार तो हो गया, लेकिन अब जब आगे कभी अगर ऐसा वायरस आता है तो क्या होएगा, हम उससे ज़्यादा ग्रसित ना हो सके और ये ज़्यादा ना फैले, तो उसके लिए वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। और बेटा जब एक बार वैक्सीनेशन डाली जाती है, हमें पिलाई जाती है, तो हमारा शरीर इससे फैमिलियर हो जाता है और ये क्या होता है, ये प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेता है उस रोग के खिलाफ। तो ये प्रतिरक्षी क्या है बेटा, हमारे जीवन में सदैव हमारी लाइफ तक बनी रहती है, जब तक हम जीवित रहते हैं, तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा करती रहती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन, 1 मिनट बेटा, तो बेटा इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। तो ये क्या था कि वैक्सीन होती क्या है और ये कार्य कैसे करती है। हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि किस सन में की, तो 1798 में। या फिर ये हो सकता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, या एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की, तो चेचक के। ठीक है,
आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो शायद याद हो या ना हो, बचपन की बातें। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे बेटा, ज़रूर। अभी तक भी पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन ही है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। तो बेटा अब ये जब से वैक्सीन दी गई है चेचक के विरुद्ध में, तो विश्वव्यापी फैली हुई थी बेटा ये चेचक बीमारी भी, जिसके लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसकी वैक्सीनेशन को सबको दिया गया। यानी कि वो जो मृत सूक्ष्म जीव हैं जो चेचक रोग फैलाते हैं, वो सभी के शरीर में डाले गए, जिससे क्या हुआ, उनकी बॉडी फैमिलियर हो गई और उन्होंने क्या किया, प्रतिरक्षी उत्पन्न किए, जिससे क्या हुआ, अगर उनको कोई बीमारी वास्तव में अटैक करे तो वो क्या करे, उनको नष्ट कर दे और उनको बीमारी ना होने दे। ठीक है, आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिन्हें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। तो बेटा तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही टीके उत्पन्न किए जाते हैं। अभी बताया कि वैक्सीनेशन में क्या होता है, वो मृत सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। तो ये वैक्सीनेशन में बेटा कोई ऐसी दवाई नहीं होती कि वो हमारे अंदर सूक्ष्म जीवों को मारती है, नहीं, वो क्या होती है, वो खुद ही वो वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो ये रोग फैलाते हैं। लेकिन वो क्या है, मृत सूक्ष्म जीव है, जिनको हम सबके शरीर में डाला जाता है, ताकि हमारी बॉडी उनसे फैमिलियर हो जाए और हम उनके खिलाफ प्रतिरक्षी उत्पन्न कर सके, ताकि कभी भी वो अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उनको रोग फैलाने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्या है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब बेटा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है? कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो बेटा कुछ जीवाणु जैसे कि नीले हरित शैवाल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बेटा लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन विद्यमान होती है उसका क्या करते हैं, स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसको पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे हम कच्चे पौधों को या कच्ची सब्जियों को नहीं खा सकते या पचा सकते, तो ऐसे ही बेटा पेड़ पौधे भी क्या, जो वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले दूसरे फॉर्म में या दूसरे तरीके में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो उन्हें तोड़ना पड़ता है, एक तरह से ये समझ लो, उनको तोड़ना पड़ता है। जैसे भोजन को तोड़ते हैं ना हमारे शरीर में पाचन के द्वारा, ऐसे ही वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, उसको पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। और इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। और जो इस कार्य को करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, उन जीवाणु को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ठीक है, और जो कौन है बेटा, ये देखो डायग्राम में दिखाए हुए नीले हरे शैवाल जो ये कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है या कौन से जीवाणु करते हैं, तो क्या बताओगे बेटा, नीले हरे शैवाल। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि नीले हरे शैवाल है वो क्या कार्य करते हैं, तो वो क्या कार्य करते हैं बेटा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, और बेटा देखो दूसरा काम क्या होता है, पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सका। ठीक है बेटा, तो बेटा जो ये गड्ढे में डाला गया था कचरा, वो विघटित कैसे हो गया, इसके बारे में बूझो और पहेली जानना चाहते हैं। तो इसको बेटा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्रियाकलाप से 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी में आधा आधा भर लीजिए। इन्हें ए और बी चिन्हित कर दीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में बी में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। तो बेटा देखोगे तुम, जो मिट्टी में तुमने पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह या कचरे मिलाए थे, सब्जी वगैरह के छिलके, ये सब क्या होते हैं बेटा, 3-4 सप्ताह बाद अपघटित हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक और वो सब कचरे ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है कि वो
कचरा जो था पेड़ पौधों का या सब्जियों का, वो कैसे गल गया और मिट्टी में मिल गया या खाद बन गई। तो क्या आपको दोनों गमलों में वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखोगे कि गमले ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। यानी कि किसने किया बेटा? सूक्ष्म जीवों ने उनको क्या किया? जो कचरा था, अपशिष्ट पदार्थ थे, उनको खाद में बदल दिया। कैसे? अपघटित करके। इस प्रक्रिया में बने पोषक और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते। तो बेटा जो ये खाद तैयार हुई है अपघटन के बाद, ये किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? पौधों के द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। और ये खनिज लवण आते कहाँ से बेटा? देखो, खनिज लवण पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं? जमीन से लेते हैं, ठीक है। जल और खनिज लवण लेते हैं ना वो जड़ों के द्वारा। तो वो जो फल फ्रूट बनाते हैं या पत्तियाँ होती हैं, तो उन पत्तियों में ही तो वो जमा होता है क्या? खनिज लवण और भोजन। तो बेटा जब वो टूट कर गिर जाती हैं तो उनके अंदर वो खनिज लवण वगैरह विद्यमान होते हैं। तो जैसे ही वो गल सड़ती हैं तो वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं खनिज लवण। तो फिर से क्या होती है? मिट्टी में से जड़ों द्वारा, पेड़ों के द्वारा ये पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। और बेटा बी में जो होता है, जो भी पॉलीथीन डाली तुमने, बोतल डाली, कांच की, खिलौने, ये सब अपघटित नहीं हुए। जैसा कि तुम पढ़ चुके हो कि इनको अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं। तो ये अब इसलिए इनका हमें कम प्रयोग करना चाहिए। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप एवं कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते। तो तुम बेटा कई बार देखोगे, रोड पर जाते हो तो कई बार एक्सीडेंट में कुछ पक्षी हैं, पशु हैं, कुत्ते हैं, इन सब का क्या हो जाता है बेटा? एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो क्या होते हैं? सड़क पर पड़े रहते हैं कई बार। तो हालांकि उनको उठाकर हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए, या फिर जहाँ पर भी वो सफाई कर्मचारी होते हैं, या मतलब जिसके भी अंडर ये काम आता है, या जो भी देखे उसको क्या करना चाहिए? मिट्टी में दबा देना चाहिए, ताकि क्या हो? वो अच्छे से अपघटित हो जाए और वापस से मिट्टी में मिल जाए। तो बेटा क्या होता है, अगर उनके साथ ऐसा नहीं होता तो वो क्या होते हैं? पर्यावरण में गंध फैला देते हैं। और वो गंध कैसे आती है? वो गंध इसलिए आती है बेटा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? उसको खा खा के मिट्टी बना रहे होते हैं। तो उस खाने से क्या होता है बेटा? उसको जब गलाते सड़ाते हैं तो उसमें स्मेल उत्पन्न होती है, ठीक है। और वो स्मेल इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वो परिवर्तित होती है। जैसे अब दूध को दही में बदलते हैं तो दूध में तो स्मेल नहीं आती, लेकिन जब वो दही जम जाती है तो स्मेल आती है ना उसमें। तो वो स्मेल क्यों आती है? सूक्ष्म जीव ने दूध को दही में बदल दिया। तो ऐसे ही बेटा जब क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं तो उनमें भी कुछ गंध आती है। और वो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे हम भोजन को खाते, पचाते हैं, और पचाने के बाद हम क्या करते हैं? उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो ऐसे ही बेटा वो क्या करते हैं? मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जिससे वो वापस से मिट्टी में मिल जाए या पर्यावरण में मिल जाए। यह पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते। तो बेटा जो उनके अंदर, शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व थे वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, और उसके द्वारा वो वापस से किसको मिल जाएंगे? पेड़ पौधों में चले जाएंगे, जिससे पेड़ पौधे खाएंगे तो हम सबके शरीर में जाएंगे। तो मतलब ऐसे बेटा ये चक्र चलता रहता है कि हम लेते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थों के थ्रू वापस से मिट्टी में मिल जाता है, फिर मिट्टी से पेड़ पौधे लेते हैं, फिर पेड़ पौधों से हम लेते हैं, अन्य जीव जंतु लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ हमने सूक्ष्म जीव और हमारे के बीच क्या संबंध है, ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है, ये हमारे लिए कैसे हानिकारक, तो बेटा हम बाद में पढ़ेंगे। हमने अभी इसके लाभ पढ़े। तो बेटा हम हानि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बेटा इसको लाइक कर देना। और तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।